क्लास 11, वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस। तो चलिए लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो पार्ट 2 में हमने एक बहुत छोटा सा पार्ट समझा इस चैप्टर का, जो सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट भी आप कह सकते हैं। पहला हमने बैक स्टोरी जानी उन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे जो नरेटर है वो डर रही थी उन सब चीज़ों से कन्फ्रंट करने में, उन सब चीज़ों को वापस देखने में, बिकॉज उसे डर था कि उन सब चीज़ों के साथ सिर्फ गुड मेमोरीज नहीं, उसकी बैड मेमोरीज भी जुड़ी हैं। बैड मेमोरीज ऑफ द वॉर टाइम, जहाँ वो हर सुबह सर्वाइवल के लिए लड़ते थे, जहाँ हर सुबह सायरन्स की आवाज़, बॉम्बिंग्स और लड़ाइयों का शोर शराबा कानों में गूंजता था। तो उसे डर था उन सब यादों को वापस फील करने का, और इसीलिए इतने टाइम तक वॉर खत्म होने के बाद भी वो इस एड्रेस पे वापस नहीं गई थी। वो याद कर रही थी वो दिन जब उसे पहली बार उस एड्रेस के बारे में पता चला था, जहां उसने नोटिस कर लिया था कि मिसेस डॉर्लिंग एक्चुअली सिर्फ सामान में इंटरेस्टेड होती थी और इसीलिए हर बार एक भारी सूटकेस भर के हमारे घर से ले जाती थी। खैर, जैसे जैसे चीज़ें सुधरने लगी, चीज़ें नॉर्मल होने लगी, एक दिन अचानक नरेटर के अंदर वो क्यूरियोसिटी आई, उन सारी चीज़ों को एक बारी सही देखने की, छूने की और उनसे जुड़ी गुड मेमोरीज को फील करने की। तो इसीलिए वो एक सेकंड ट्राई करने एक बार फिर चल दी मिसेस डॉर्लिंग के घर। इस बार दरवाज़ा खोला एक 15 साल की लड़की ने, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं थी। एंड नरेटर ने सोचा कि वो ये मौका मिस नहीं करेगी और वो उसके साथ घर के अंदर चली गई, ये कह के कि वो अंदर बैठ के उसकी मदर का इंतजार करेगी। सो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल दी एंड मेरी नजर गई एक पुराने आयरन हनूका कैंडल होल्डर पे, जो बिल्कुल मिरर के साथ टका हुआ था। और मैं याद कर रही थी कि कैसे जब मैं छोटी थी हम लोग ज्यादा उसे यूज नहीं करते थे, क्योंकि बड़ा दिक्कत वाला काम था उस पे एक एक कैंडल सजाना। हाँ, तो यही यही सब वो फील करने वापस उस घर के अंदर गई थी, क्योंकि उसे पता था मिसेस डॉर्लिंग आज उस सब सामान को वैसे इस्तेमाल कर रही होगी जैसे वो उसका खुद का। खैर, वो लड़की उसे बोलती जैसे वो उसका खुद का। खैर, नरेटर वहां उन यादों के लिए आई थी एंड पहला याद उसका एक हैप्पी मेमोरी था, तो वो बहुत खुश थी। वांट यू सिट डाउन, उस लड़की ने पूछा। उसने मेरे लिए लिविंग रूम का दरवाजा खोला और मैं उसके पीछे रूम में घुस गई। रूम में घुसते ही मैं रुक गई, चौंक गई, बिकॉज आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी हूँ और नहीं भी। क्यों? नरेटर ऐसा क्यों बोल रही है? वो ऐसा इसलिए बोल रही है कि मिसेस डॉर्लिंग का लिविंग रूम, वहां शायद वो पहली बार आई थी, लेकिन उस लिविंग रूम में रखा हर एक सामान उसकी माँ का था। एंड जैसे वो इस रूम में घुसी वो सरप्राइज थे ये देख के कि कैसे उन्होंने उस लिविंग रूम को सब सामान से सजा रखा है जो मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस से, यानी नरेटर की माँ के घर से लेके आई थी। I found myself in the midst of things I did not want to see again. मैं मेंटली प्रिपेयर होके आई थी कि मैं उन सब चीज़ों को देख के सिर्फ गुड मेमोरीज के बारे में सोचूंगी, लेकिन जब वो सारी चीज़ें एक साथ एक कमरे में मुझे दिख गई, अचानक वो फ्लैशबैक मेरे माइंड में आने लगा। एंड उससे बुरा क्या था पता है? उससे बुरा ये था उन चीज़ों की हालत देख, उससे बुरा उन चीज़ों की हालत देखना था। क्योंकि जिस तरह मम्मा बड़े प्यार से और केयर से उन सब सामानों को रखती थी, सजाती थी, इन्होंने बिल्कुल बेकदरी से उस सामान को ऐसे ही रख रखा था, ऐसे ही धूल जम रही थी एंड मुझे बुरा लग रहा था उस सामान की कंडीशन को देख के। इट ऑप्रेस्ड मी, दैट स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे जिस तरह से हर चीज को अरेंज किया गया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और वो गंदी सी स्मेल। आई डोंट नो, बट
मेरा मन ही नहीं कर रहा था आसपास देखने का। मुझे बुरा लग रहा था कि क्या हालत बना दी इस सब सामान की। उस लड़की ने मेरे लिए एक चेयर मूव करी और मैं बैठ गई। मैं अब उस वुडन टेबल क्लॉथ को देख रही हूँ। मैं उसे रब कर रही हूँ, मेरी फिंगर्स वॉर्म हो गई रब करने से, एंड मैं पैटर्न्स फॉलो कर रही हूँ। समवेयर ऑन द एज, उस वुडन टेबल क्लॉथ के किनारे पे कहीं ना कहीं एक बर्न मार्क होना चाहिए, जो मुझे पता है कभी रिपेयर नहीं होगा। और मिसेस डॉर्लिंग ने तो वो कभी नहीं करा। नरेटर को बहुत बुरा लग रहा था। अब आप खुद इमेजिन करो, आपका फेवरेट ड्रेस कोई, ठीक है, आपकी मम्मा आपसे बिना पूछे आपके कजन को दे दे। पहले तो आपको बुरा लगेगा, बट आप अपनी मम्मा को कुछ नहीं बोलोगे। फिर आप अपनी कजन के घर जाओगे एक दिन अचानक और देखोगे उसने उस ड्रेस की क्या हालत कर रखी। स्पॉट्स आ गए हैं उस ड्रेसेस पे, एंड बिल्कुल ऐसे उसने क्रम्बल करके वार्डरोब में उसे फेंक रखा है। आपको बुरा लगेगा ना। आपकी फेवरेट ड्रेस थी वो, एंड किसी और ने उसकी क्या हालत कर दी है। सो क्या आप उस ड्रेस को वापस लेना चाहोगे? नहीं ना। तो फिलहाल नरेटर भी उस मूड में अब मुझे नहीं दिख रही। माई मदर विल बी बैक सून, वो लड़की कहती है। मैंने उनके लिए चाय बनाई है, आप लोगे? तो मैंने कहा थैंक यू। मैंने फिर ध्यान से देखा, वो लड़की कप्स रेडी कर रही थी टी टेबल पे। उसकी भी ब्रॉड बैक थी उसकी माँ के जैसे। उसने एक वाइट पॉट से टी डाली, एंड उस वाइट पॉट पे गोल्ड बॉर्डर था ऑन द लिड। मुझे याद आया ये भी मम्मा का है। उसने एक बॉक्स खोला, उसमें से कुछ चमचे निकाली, एंड वो बॉक्स वो भी मम्मा का था। दैट्स अ नाइस बॉक्स, मेरे खुद की आवाज आई, एंड एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस। मतलब हर चीज को देख के मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट सब कुछ से बुरा बुरा आ रहा है, क्योंकि हर चीज इतनी बुरी लग रही थी मुझे उस कमरे में। तो वो लड़की मेरी तरफ देख के कहती, ओ यू नो अबाउट देम। वो मुड़ी और मेरे लिए चाय लेके आई। मेरी मम्मा कहती है ये सारा सामान एंटीक है। तुम्हें पता है हमारे पास बहुत सारा एंटीक सामान है। एंड वो रूम में पॉइंट आउट करके दिखाने लगी, एंड मुझे बोलने लगी ये देखो ये देखो ये देखो। एंड आई वाज लाइक, मुझे तुम्हारा हाथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम किन चीजों की बात कर रही हो। कि शायद तुम्हें नहीं पता ये सब सामान मेरी मम्मा का है। मैंने मन ही मन कहा। ऑब्वियसली मैं उस लड़की को बुरा फील नहीं कराना चाहती थी। फिर मेरी नजर गई उस स्टिल लाइफ पे जो टी टेबल पे रखी थी। एक पेंटिंग थी, एंड जब मैं छोटी थी मैं हमेशा उस प्यूटर प्लेट पे रखे उस एप्पल को बड़े ध्यान से देखती थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और उस स्टिल लाइफ को देख के मुझे बचपन का वही फ्लैशबैक माइंड में आया। वो लड़की मुझे बताती है हम ये एंटीक सामान सब चीजों में यूज करते हैं। एक बार तो वो दीवार पे टकी प्लेट्स में हमने खाना भी खाया। मुझे बड़ा मन कर रहा था, लेकिन कुछ डिफरेंट फील ही नहीं हुआ। खैर वो ये सब जब बोल रही थी, मुझे उस टेबल क्लॉथ पे वो बर्न मार्क भी मिल गया। वो लड़की बड़ी स्ट्रेंज तरीके से मुझे देखने लगी कि मैं कर क्या रही। मैं उसकी बातों का भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, और मैं अपने ही ख्यालों में कहीं खोई रही। अगेन मेरे मन में एक अननेचुरल साउंड आई, एंड मैं उस लड़की को बोलती हूँ यू नो एक बार मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि मुझे हेल्प करोगे सिल्वर पॉलिश करने में। तो बहुत पुरानी बात है, शायद उस दिन मैं बोर हो रही थी या मैं घर थी क्योंकि बीमार थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो उन्होंने मुझे बस बोला मेरी हेल्प कर दो सिल्वर पॉलिश करने में। तो मैंने मम्मा से पूछा मम्मा कौन सा सिल्वर। मम्मा सरप्राइज्ड, अरे बाबा वो स्पून्स फोक्स और नाइफ ऑफ कोर्स, और कौन सा सिल्वर। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग। ये सबसे अजीब बात थी, मुझे पता ही नहीं था उस दिन से पहले तक कि जिस कटलरी से हम रोज खाना खाते हैं वो सिल्वर की है। वो लड़की हंसने लगी और कहती है हाँ आपका भी पास स्टोरी कुछ ना कुछ मेरे जैसा ही है। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। तुम्हें भी नहीं पता है जिस कटलरी से तुम खाना खाती हो वो सिल्वर की है या नहीं? तो वो कंफर्म करती है व्हाट वी ईट विथ। वेल डू यू नो, तुम्हें पता है। वो लड़की हेजिटेट हुई और वो साइड बोर्ड की तरफ जाके ड्रॉर खोलने लगी। मैं देखती हूँ, वो कहती है, एंड मैं बस वहां से उठ जाती हूँ। मैं उसे बोलती हूँ अरे टाइम हो गया, मुझे ट्रेन पकड़नी है वापस। उसका हाथ तभी ड्रॉर पे ही था। तो वो मुझसे पूछती है आप मम्मा के लिए वेट नहीं करोगे? नहीं, मुझे जाना है। वॉक टू द डोर। वो लड़की इतने में ड्रॉर खोलती है और मैं उसे बोल देती हूँ कि मैं अपने आप बाहर चली जाऊँ। और जैसे जैसे मैं बाहर जा रही होती हूँ मुझे वो उन्हीं स्पून्स और फोक्स की जिंगलिंग की आवाज वापस आती है।
एंड मैं गिव अप कर देती हूँ कि मुझसे नहीं होगा। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड मैं वापस नेम प्लेट पे देखती हूँ, मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड। आई हैड बिन एट नंबर 46। एड्रेस एकदम करेक्ट था, बट अब मुझे उसे याद नहीं रखना। मैं नहीं जाऊंगी उस जगह वापस, क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो उस मेमोरी से जुड़े थे विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, उन सबकी वैल्यू खत्म हो गई। यू सी, खत्म हो जाती है व्हेन, उन सबकी वैल्यू खत्म हो जाती है व्हेन सिवर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। जब आप देखते हो कि किसी और ने उनको प्रिजर्व करने की जगह, उनका ध्यान रखने की जगह उनका बुरा हाल कर दिया, उन सब चीज़ों की वैल्यू आपके मन में बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। याद करो वो ड्रेस वाला एग्जाम्पल। एंड क्या कर, वैसे भी क्या करती मैं इस सारे सामान का एक छोटे से रेंटेड रूम में, जहाँ shreds of blackout paper still hung along the windows। कांच टूटा हुआ है तो मैंने कागज लगा के रखा है। एंड हैंडफुल ऑफ कटलरी तो मेरे ड्रॉर में फिट आती है। वैसे भी इस सब सामान को मैं ले जाके रखती कहाँ। नरेटर अपने आप को ये कह के कन्विंस करती है कि ले जा तो मैं वैसे भी नहीं सकती थी इस सामान को। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एड्रेस को ही भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द easiest। अब मैं इन सब यादों को, इन सब चीज़ों को तो नहीं भुला सकती इतनी आसानी से, बट मेरे लिए सबसे आसान होगा इस एड्रेस को भुला देना, क्योंकि अगर मैं इस एड्रेस को भुला दूंगी मैं इस जगह तक वापस कभी नहीं पहुंचू। सो ये थी एक सैड रिग्रेट से भरी स्टोरी ऑफ मिसेस एसएस डॉटर। एक स्टोरी जो कहीं ना कहीं एंड तो हुई है एक सैड नोट पे, बट हम सबको एक मैसेज दे रही है अबाउट द नेसेसिटी ऑफ मूविंग ऑन। कई बार मूव ऑन करना ही हमारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो सकता है। हाँ, बुरा लगेगा, पेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आप ही के लिए अच्छी होगी। तो इस मैसेज के साथ ये स्टोरी और ये चैप्टर हुआ समाप्त। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।